YouTube channel, The House of Economics, me Samra Khalid, and today our lecture topic is about the theory of factor prices. Now, first of all, we know about the productivity theory of distribution in classical view. Before study the classical view of productivity theory, we know about what is factor of production. आप जानते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 आमरीन पैदाइश होते हैं: लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मीन ज़मीन, मेहनत, सरमाया एंड तंजीम। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बगैर आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं कर सकते। मीन जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए वो इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये भी पता है व्हाट आर द रिवॉर्ड ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, लेबर का रिवॉर्ड कैपिटल, लेबर का रिवॉर्ड वेज, कैपिटल का रिवॉर्ड रेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। दीज आर द रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो अब हम वही प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इन क्लासिकल व्यू, और इस प्रोडक्टिविटी थ्योरी में आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बट क्लासिकल व्यू ने सबसे पहले क्या कहा कि व्हाट इज़ मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आपको पता है जब भी मार्जिनल का वर्ड आता है तो हम कहते हैं एडिशन। मार्जिन को हमेशा एडिशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है, तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी इज़ द एडिशन दैट यूज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट दैट एम्प्लॉय 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम यहाँ एम्प्लॉय की बात करें तो बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ कि आप लेबर देखें कि फर्म एम्प्लॉय एडिशन यूनिट ऑफ फैक्टर। इसका मतलब फर्म एक लेबर को हायर कर रही है, एक और एडिशन मजदूर को हायर कर रही है कोई भी चीज़ को बनाने के। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग, एक जो बिजनेसमैन है, फर्म जो है वो एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, या आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फर्म है, अब उसने वहाँ पे कपड़ा जो है क्लॉथ की प्रोडक्शन हो रही है, उस क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर चाहिए। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एडिशन यूनिट आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जब फर्म एक एक्स्ट्रा एडिशन यूनिट ऑफ लेबर को हायर करेगी टू प्रोड्यूस एडिशन यूनिट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एडिशन यूनिट और लेबर का मतलब क्या है कि आप एक और मजदूर को हायर करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करते हैं, अपनी सप्लाई में इजाफा करते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। कि इनपुट के यूज़ से आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। एक यूनिट ऑफ इनपुट लगाने से आपके पास टोटल आउटपुट कितना है। इनपुट क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर योर इनपुट। लेबर एंड कैपिटल, दीज आर योर इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको यूज़ करके आप लोग क्या करते हैं? अपना फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल व्यू के मुताबिक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, जब लेस देन होगी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी? मोर यूनिट और फैक्टर को इम्प्लाई करेगी। फॉर एग्जांपल फर्म के जो खर्चे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कम है और उसका रेवेन्यू, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अभी ज़्यादा है, तो वो कहती है कि नहीं अभी और लोगों को हायर कर लें, हमें प्रॉफिट हो रहा है ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी। लेकिन जब उसकी फैक्टर कॉस्ट ऑफ फैक्टर, यानी जितना फैक्टर कॉस्ट ऑफ फैक्टर का मतलब जितनी उसको पे दे रहा है, उसकी जितनी वेज है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी जितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो फर्म क्या करेगी? स्टॉप कर देगी टू हायर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है उस फैक्टर का रिवॉर्ड। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेज।
जब उसकी वेज अभी कम है लेकिन अभी फर्म को ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो फर्म ज़्यादा यूनिट ऑफ लेबर को हायर करेगी, क्योंकि अभी फर्म का यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ पे आके फर्म अपना स्टॉप कर देगी एंड दिस इज़ फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे फर्म की जो वेज है, आप इसको वेज भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वेज इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी। ये जितना फर्म एक लेबर को, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर की पे 400 है तो फर्म की आउटपुट भी अब यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी इतनी ही आ रही है, तो फर्म क्या करेगी, स्टॉप कर देगी टू एम्प्लॉय मोर लेबर, टू एम्प्लॉय मोर फैक्टर। फैक्टर से आप कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर यहाँ पे हम लेबर की बात कर रहे हैं। क्लासिकल व्यू कहते हैं कि आप सिर्फ एक फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, दिस इज लेबर। नाउ अप्लाई राव वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लासिकल व्यू जो है वो कहता है कि हम राव वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि पहले आपकी जो आउटपुट है, आपकी जो प्रोडक्शन मार्जिन प्रोडक्टिविटी है, एक एक्स्ट्रा यूनिट आप लेबर का लगाई जा रही हैं और अपने प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर रहे हैं, तो पहले तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बट आफ्टर द टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। अब इसकी रीज़न है, आपको क्वेश्चन आ सकता है वाई, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ही फैक्टर को लगा रहे हो लेबर, बाकी सारे फैक्टर क्लासिकल व्यू कहता है कि फिक्स्ड है। कैपिटल आपका फिक्स्ड है कि आपके पास बस 5000 रुपीज़ है, उसके अलावा आपने कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। आप अपनी ना तो कोई रैंड में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, किसी और फैक्टर में आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, लेबर में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए एक हद तक तो जब आप लेबर ही लगाए जा रहे हैं और कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे हैं तो एक हद तक तो आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, बट आफ्टर द पॉइंट इट डिक्रीज। Now next question is what is mean by marginal physical productivity। अभी आपने marginal productivity देखा था, now it is marginal physical productivity। it refer to the total output कि आपका कितना आउटपुट फिजिकली आपका कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है बाय एम्प्लॉय एडिशन यूनिट ऑफ लेबर, दिस इज एल फॉर लेबर। ठीक है, जबकि अदर फैक्टर आपके क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल और अदर फैक्टर फिक्स्ड है। मीन्स आपका टोटल आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वैसे यहाँ हम इंक्रीज ही की बात करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है बाय एम्प्लॉइंग एडिशन यूनिट ऑफ लेबर। आपने मार्जिन का वर्ड है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय कर रहे हैं आप एडिशन यूनिट ऑफ लेबर। नाउ दिस इज द एट दैट पॉइंट फर्म जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे, जब उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसके इक्वल है, वेज के। फर्म इस पॉइंट तक एम्प्लॉय करेगी लेबर को, मजदूरों को, ठीक है, इस पॉइंट तक फर्म एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि फर्म की अभी वेज कम आ रही है, मजदूरों को जो वो पे दे रही है, लेबर को जो वेजेस दे रही है वो कम है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है। उसका जो एडिशन यूनिट वो आउटपुट हो रहा है, यानी जो उसका ग्रोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ बन रही है, आउटपुट हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है, तो उसको प्रॉफिट है। इस पॉइंट पे वो रिड्यूस कर देगी, वो और लेबर को हायर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको लोगों को वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही है और उसकी लेबर क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इन क्लासिकल व्यू में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अभी आपने देखा था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP, ठीक है, दिस इज टोटल आउटपुट को ये रिप्रेजेंट करता है। ये एक फर्म के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इट रेफर टू द रेवेन्यू, मीन्स आपके फर्म के टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया आफ्टर एम्प्लॉय 1 यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, आपने जब एक एडिशन यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया तो हाउ मच चेंज इन योर रेवेन्यू, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिन प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये आपका इसका फार्मूला कहते हैं कि आप मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दें मार्जिनल रेवेन्यू से, मोहततिम हासिल से आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू मोहततिम पैदावार, मोहततिम में हासिल पैदावारी। ठीक है, MRP ये किसके इक्वल होती है, MPP इज इक्वल टू MRK। MRP रेफर करता है रेवेन्यू को और MPP रेफर करता है टोटल आउटपुट को। नो व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी, यानी आपने जो चीज़ बनाई है उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू आई है, VMP। ये आपकी निकलती है जब आप अपनी MPP को मार्जिन इस टोटल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से तो आपकी VMP आ जाएगी। MRP कैसे आएगी, जब MPP को मल्टीप्लाई कर देंगे MR से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे याद करें, क्योंकि आगे हम इन्हीं फार्मूला को यूज़ करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल फर्म क्लासिकल व्यू है, फर्म हायर 1 फैक्टर ओनली, दिस इज लेबर, अदर फैक्टर आर फिक्स्ड। ओके, जैसा यहाँ पे देखा है अदर फैक्टर आर फिक्स्ड है। एक लेबर को हायर करने पे जो उसको वेज देनी पड़ रही है फर्म को, वो 100 रुपीज़ वेज दे रहा है एक मजदूर को,
प्राइसेस क्या है 5 है उस कमोडिटी की मार्केट में। और आपको अब ये देखें एमपी, आप ये आपने खुद याद करना है टेबल बनाते हैं 50 40 30। और हमने कहा है कि ड्यू टू रॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ये देखें, आप ये देखें ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब वीएमपी कैसे निकालना है, एम का वैल्यू कैसे निकलती है, आपको पता है एमपीपी को मल्टीप्लाई कर देंगे पी के साथ, ठीक है। तो ये आपका वीएमपी आ जाए कि आपने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया पी के साथ, 40 को 5 के साथ, 30 को 5 के साथ। और अब आप देख रहे हैं 4 यूनिट तक कोई भी फर्म जो है वो 4 यूनिट तक अपने एम्प्लॉय को हायर करेगी, 4 यूनिट तक अपने एम्प्लॉय को हायर करेगी, क्योंकि यहाँ तक आप देखें उसकी जो वीएमपी है वो इक्वल आ रही है वेज से। यहाँ पे उसको फिर लॉस होगा, यहाँ पे फर्म को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसे वो अब और लेबर को हायर नहीं करेगी, वो कहेगी बस अब जितनी लेबर है इसी के साथ हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज द टेबल व्हेन फर्म हायर वन फैक्टर अंडर क्लासिकल व्यू, क्योंकि अदर फैक्टर क्या है आपके वो है फिक्स्ड है, वेज लेबर सिर्फ चेंज हो रही है। देखें लेबर चेंज हो रही है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर लेबर को आप वेज कितनी दे रहे हैं, 100 रुपीज़ दे रही हैं। नाउ दिस इज योर वीएमपी। आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल व्यू में आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे वेज इक्वल टू हो जाती है वीएमपी के। उसके बाद फर्म जो है वो और एम्प्लॉय और फैक्टर को एम्प्लॉय नहीं करती, वाई, बिकॉज उसके बाद फर्म को यहाँ पे लॉस होता है। दिस इज बेटा योर डायग्राम। ये आपका वीएमपी कर्व है, नेगेटिव स्लॉप, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कम हो रहा है, नेगेटिव कर्व। जैसे जैसे आप लेबर को ज़्यादा हायर कर रहे हैं वीएमपी कम हो रहा है। ये आपका ये, ठीक है। ये आपकी वेज आपको पता है 100 है, फिक्स्ड है वेज आपकी 100 हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। अब आप देखो वेज, जिस तरह आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, वेज इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। इसको प्राइस भी कह सकते हो ना, प्राइस, इसको प्राइस किसकी कहेंगे, दिस इज द प्राइस ऑफ लेबर। लेबर के बदले आपको ये प्राइस मिल रही है, लेबर के बदले आपको ये वेज मिल रही है, तो आप पी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका ये आपका वी एम पी इज टू डब्ल्यू, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। आपको अक्सर आता है पेपर में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक फर्म की वी एम पी इज इक्वल टू वेज होती है। इससे ऊपर जो होती है वो फर्म को प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे फर्म अभी मोर यूनिट हायर कर रहा है, क्योंकि उसकी वेज कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और ये ब्लू एरिया में फर्म को अब लॉस हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लू एरिया में लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, वेज कम है और प्रोडक्टिविटी वीएमपी ज़्यादा, वीएमपी कम है वेज ज़्यादा है, इसे ये एरिया उसके लॉस का एरिया हो जाए। ई पॉइंट के बाद उसका लॉस एरिया है और ई पॉइंट से ऊपर उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म अर्न करे। इसे फर्म जो अपनी लेबर को हायर करेगी वो यहाँ ई पॉइंट तक हायर करेगी एट दिस वेज रेट। फर्म हायर कर रही है 4 यूनिट ऑफ लेबर पर, क्योंकि यहाँ पे उसका वीएमपी इक्वल है उसकी वेज से। दिस इज द प्रोडक्टिविटी थ्योरी अंडर क्लासिकल व्यू। ओके, अब वो ये सिर्फ वन फैक्टर पे था कि आपकी लेबर है सिर्फ। नाउ अब क्लासिकल व्यू कहते हैं कि आपके लेबर और कैपिटल हैं, 2 फैक्टर हैं आपके पास जो आप जिन फैक्टर से आपने प्रोडक्शन करनी है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी ए डिवाइडेड बाई पी ए ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आप इसको ये प्राइस और ए का क्या मतलब है, लेबर की प्राइस, ठीक है। प्राइस ऑफ बी का क्या मतलब है, कैपिटल की प्राइस। मीन्स लेबर की प्राइस क्या होती है, वेज, कैपिटल की प्राइस क्या होगी, रेंट। जब ये आपस में ये बराबर होंगे तो इसका मतलब फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। आप कंफ्यूज नहीं होना प्राइस से कि फैक्टर की प्राइस क्या है, फैक्टर का रिवॉर्ड है। आप एक फर्म ने लेबर हायर किया तो वो उसको वेज देगी जो उसकी प्राइस है। अगर आपने फर्म ने कैपिटल लिया है तो उसका रिवॉर्ड रेंट है, वो उसकी प्राइस भी कह सकते हैं, रिवॉर्ड भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की लाइन में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर के पास 20 रुपीज़ हैं, अब उसने इस इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कैपिटल है उसका, ठीक है। नाउ देखें अब आपके पास यूनिट ऑफ लेबर आ गए 1 2 3 4। ये प्राइस ऑफ लेबर क्या है, यानी वेजेस क्या है, हर यूनिट को 4 रुपीज़ मिल रही है। यूनिट ऑफ कैपिटल 1 2 3 4। यूनिट ऑफ कैपिटल की प्राइस क्या है, मीन्स रेंट कितना, हर यूनिट पे आपको 2 रुपीज़ रेंट देना पड़ रहा है। मार्जिन MPPL आप निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप MPP से मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को, ठीक है, तो आपका MPPL निकल आएगा। ये आपका MPPL आ गया, ये आप इसे याद कर लीजिएगा। ये MPPK हो गया आपका, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी लेबर, मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी कैपिटल। अब हमने ये पॉइंट निकालना है, ये रेशो निकालनी है। दिस इज़ योर रेशो। हमें ये आप इधर ए की जगह लेबर भी लिख सकते हैं, बी की जगह कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारी रेशो आ गई कि हमने MPPL को P ऑफ L पे डिवाइड कर दिया, 16 को 4 पे, 12 को 4 पे। दिस इज
ठीक है। और इसी तरह ये रेशो आ गई कैपिटल की, ये आपकी ये आ गई। अब देखिए कहाँ पर दोनों की रेशो बराबर आ रही है, यहाँ पर 3rd यूनिट ऑफ लेबर पर और यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ लेबर पर, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। मीन्स अगर फर्म जो है वो 3 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करेगी, ठीक हो गया, और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ करेगी, तो उसकी ये दोनों रेशो आपस में बराबर होगी। कैसे? उसके बाद टोटल 20 रुपीज़ है। आप इन सबको ऐड करें, प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल एंड यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे 20 ही होगा। कैसे? इन 3 4 को ऐड करें 12 आ गया, 12 आ गया। इन 4 2 को ऐड करें 2 2 4 8, 12 एंड 8 20। मीन्स फर्म का बजट भी पूरा हो गया और उसकी ये रेशो भी आपस में बराबर होगी। 3 और 3 मीन्स अगर फर्म 3 यूनिट ऑफ लेबर को हायर करे एट वेज 4 और फर्म अगर 4 यूनिट ऑफ कैपिटल को हायर करे एट 2 प्राइसेस ऑफ रेंट पे, तो उसको 3 यूनिट ऑफ लेबर पर उसकी रेशो बराबर हो रही है और 4 यूनिट पर उसकी ये रेशो बराबर। मीन्स फर्म इक्विलिब्रियम पे होगी यहाँ पे कि उसका बजट भी पूरा हो रहा है 20 रुपीज़, और उसको 3 यूनिट मजदूर की हायर करेगी और 4 यूनिट उसको कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसकी ये दोनों रेशो जो है मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी लेबर रेशो टू प्राइसेस ऑफ लेबर एंड मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी कैपिटल रेशो टू प्राइसेस ऑफ के आपस में बराबर आएंगी। दिस इज योर फर्म व्हेन फर्म एम्प्लॉयज सेवरल फैक्टर इन प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर क्लासिकल रिव्यू। ये 2 फैक्टर्स क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 फैक्टर एम्प्लॉय किया, लेबर एंड कैपिटल। इससे पहले आपने देखा था ये सिंगल फैक्टर पे आपने देखा था ना, ये आपकी डायग्राम आ गई। यूनिट ऑफ लेबर यूनिट ऑफ कैपिटल आपने देखा 3 यूनिट पे था, 3 यूनिट ऑफ लेबर पे उसकी MPPL 3 आई थी, यहाँ 4 यूनिट ऑफ कैपिटल पे ये आपका 3, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया दोनों फर्म्स का। दोनों जब आपके पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप एम्प्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन में, एक आप 1 इज़ यूनिट लेबर एंड सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कैपिटल। जब आपके पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आपने 3 यूनिट ऑफ लेबर के यूज़ किए और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल के यूज़ किए, देन फर्म इज़ इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों की ये रेशो 3:3 इक्वल हो रही है। ये 3:3 रेशो है। वाई एक्सिस पर आपने MPPL और MPPK लेना है। नाउ प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में अक्सर आपको क्लासिकल व्यू में VMP के बारे में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, कि व्हाट इज़ मीन बाय VMP, उसका फार्मूला, व्हाट इज़ मीन बाय मार्जिन रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। और आपको अक्सर क्वेश्चन आता है क्लासिकल व्यू में जब सिर्फ 1 फैक्टर है वेरिएबल, सिर्फ आपके पास मेहनत एक अवामिर है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये है सिर्फ जब आपका लेबर एक सिंगल फैक्टर है जो वेरिएबल फैक्टर है। लेकिन समटाइम वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि जब क्लासिकल व्यू में दोनों अवामिर क्या है वो मुतगैर हैं, मीन्स दोनों अवामिर चेंज हो रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बताएं। तो उसका इक्विलिब्रियम आपको पता है, जब सिंगल होगा तो इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है, और जब 2 होंगे तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होंगे जहाँ दोनों की रेशो आपस में बराबर हो जाएगी। नाउ मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वेरी सिंपल। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि हम वहाँ तक अपने एम्प्लॉय को हायर करेंगे विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये बात करते हैं लेबर मार्केट की। जैसे आपने गुड मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखा था ना, सेम कॉन्सेप्ट इज लेबर मार्केट, ठीक है। लेबर मार्केट में भी डिमांड ऑफ फैक्टर देखें कि कितने आपने मजदूर, कितनी आपने लेबर डिमांड करनी है, एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर भी होती है कि कितनी सप्लाई है। डिमांड एक बार याद रखिएगा, डिमांड फर्म करती है कि उसको इतनी डिमांड की ज़रूरत है, सप्लाई लोगों की तरफ से होती है, ठीक है। डिमांड ऑफ फैक्टर का आपकी वेज के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, वैसे ही जैसे गुड्स मार्केट में होता है, और सप्लाई ऑफ फैक्टर का आपकी वेज के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वाई? क्योंकि ये फर्म से रिलेटेड है। फर्म जब देख रही है कि आजकल पे कम हो रही है, वेजेस कम हो रही है, तो वो ज़्यादा लोगों को हायर कर देते हैं, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट है, वेज कम देनी पड़ेगी। मीन जब वेजेस इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ लेबर डिक्रीज हो जाएगी, जब वेज डिक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तकसीरी तफाइल है, इन दोनों के दरमियान तकरीली तफाइल है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। मेहनत की तरफ जो है वो तफाइल है उजरत का। डिमांड ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ वेजेस, इट इज़ द नेगेटिव
रिलेशन, बोथ हैव नेगेटिव रिलेशन। सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इट इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप, सप्लाई ऑफ लेबर इज द फंक्शन वेज, और ये बोथ है पॉजिटिव रिलेशनशिप। वाई, बिकॉज देखिए जब आपके वेज ज़्यादा होगी तो लोगों को ज़्यादा सप्लाई करते हैं, लोग मार्केट में ज़्यादा CV देते हैं, ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरी मिले, क्योंकि आजकल पे ज़्यादा ऑफ लेबर जो है वो लोगों की तरफ से होती है, सप्लाई लोगों की तरफ से होती है। इसे जो सप्लाई ऑफ फैक्टर जो होते हैं उसका आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वेज के साथ, क्योंकि जब वेज ज़्यादा होगी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनको जॉब मिले, वो एम्प्लॉयमेंट में आए। और डिमांड जो होती है, डिमांड फॉर लेबर फर्म की तरफ से होती है, दैट्स वाई ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसका वेज के साथ, इसका वेज के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इसी वजह से डिमांड फॉर लेबर का कर नेगेटिव होता है लाइक गुड मार्केट, सप्लाई ऑफ लेबर का कर पॉजिटिव होता है लाइक गुड मार्केट। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से आपका इक्विलिब्रियम डिटरमिन हुआ है। इस वेज रेट पर 3 रुपीज़ वेज रेट पर आपकी मार्केट में इतने लोगों को जॉब मिल रही है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन कि आपकी 3 वेज रेट इस वक्त मार्केट में डिटरमिन हुआ है, उजरत 3 रुपीज़ है और इतने लोगों की डिमांड और सप्लाई है। ये शो कर रहा है कि इससे ऊपर जब वेज रेट 3 से ऊपर चला जाएगा तो फर्म जो है लोगों को हायर नहीं कर रही, सप्लाई ज़्यादा है यानी बेरोज़गारी है, कि फर्म कहती है कि हमने इतनी ज़्यादा वेज रेट पर लोगों को हायर नहीं करना, वेज रेट ज़्यादा है, तो फर्म क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी हायर, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। मींस यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाती है जब उजरत बढ़ जाए। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब आपका वेज रेट ऊपर चला जाए तो आपकी बेरोज़गारी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, उजरत कम है, वो फर्म इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, उसको वेज कम देनी पड़ी, तो देखेंगे डिमांड का कर्व आ गया। ठीक है, वो डिमांड ऑफ लेबर ज़्यादा है लेकिन रोग कम है, सप्लाई कम है, शॉर्टेज हो रही है। फर्म ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि हम डिमांड करें लोगों को जॉब दें, लेकिन लोग है ही नहीं, क्योंकि लोग तैयार नहीं है इतनी कम वेज रेट पे काम करने के लिए। इसे यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होती है, यहाँ पे सरप्लस ऑफ लेबर, यहाँ पे बेरोज़गारी है। हाँ, क्यों यहाँ पे क्यों बेरोज़गारी है, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन फर्म हायर नहीं कर रही है, इस वेज रेट पर फर्म हायर नहीं कर रही है। यहाँ पर क्यों बेरोज़गारी की इशू आ रही है कि वेज रेट बहुत कम है, लोग इटसेल्फ तैयार नहीं है इतने कम वेज रेट पे काम करने को। सो इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा जो ई है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द मॉडर्न व्यू कि आपका वेज रेट डिटरमिन होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के साथ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपके बहुत से जो कन्फ्यूजन पॉइंट थे अबाउट प्रोडक्टिविटी थ्योरी वो ख़त्म हो गए होंगे। 2 तरह के व्यूज़ हैं, क्लासिकल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। बहुत सिंपल तरीके से हमने स्लाइड्स बनाई हैं कि आप बहुत मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज ले सकें। मोर वीडियो